आज मैं आपको व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले कक्षा में आपने व्याकरण में भाषा, लिपि, वर्ण, मात्रा, संज्ञा इतना पढ़ चुके हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पुनः मैं एक बार इस पर प्रकाश डालना चाहूँगी। कृपया ध्यान से सुनेंगे आप लोग। भाषा, सबसे पहले पाठ में आपने भाषा पढ़ा है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा क्या है? भाषा जो है एक दूसरे के विचारों और भावों को समझने का साधन भाषण है। भाषा एक दूसरे के विचारों और भावों को समझने का एक साधन भाषा है। हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रखते हैं या प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों से अवगत होते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं। मुख्य जो है वो दो रूप हैं। ऐसे तो भाषा के तीन हैं, लेकिन मुख्य हम दो ही रूप लेकर चलते हैं। पहला लिखित और दूसरा मौखिक, और तीसरा जो आपके बारे में अभी बोले हैं वो है सांकेतिक। लिखित, लिखकर जो हम अपने विचारों भावों को प्रकट करते हैं उसे हम लिखित कहते हैं। और अभी जो आपके सामने मैं बोल रही हूँ ये है मौखिक, इसे हम मौखिक कहते हैं। अब लिपि है। लिपि क्या है या किसे कहते हैं? तो ये जो है अक्षरों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अक्षरों के लिखने के चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। यानी कि अक्षर वर्ण को लिखने के लिए एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे आप हिंदी की किताबें पढ़ते हैं, हिंदी की किताब पढ़ते हैं, संस्कृत का पढ़ते हैं, इसी तरह गुजराती के लोग पढ़ते हैं। तो ये सब जो है आखिर ये सब किस लिपि में लिखा गया है? तो हम इसको कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी ये सब जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब कुरान शरीफ है, कुरान है या उर्दू की किताबें हैं, तो वो किस लिपि में है? वो फारसी लिपि में है। गुरु ग्रंथ साहिब है, वो किस लिपि में है? गुरुमुखी में है। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं, अंग्रेजी की किताबें पढ़ते हैं या ABCD पढ़ते हैं, तो वो उसको हम रोमन कहते हैं। अब वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? आखिर वर्ण है क्या? तो वर्ण उस छोटी सी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड व टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। वर्ण उस छोटी सी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड व टुकड़े नहीं कर सकते हैं। वर्ण जो है अभी आपको ये पढ़ना है, वर्ण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है या इसकी परिभाषा हम किस तरह से देंगे? तो स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जिस वर्ण के बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेना पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण है, तो व्यंजन जो है, व्यंजन स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण बोला जाता है। वह वर्ण जो स्वर की सहायता से बोली जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए स्वर वर्ण का क्या काम होता है। आप स्वर वर्ण में पढ़ते हैं ना, अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो है 11 ये स्वर वर्ण है। इससे मात्राएं बनती हैं। अब मात्रा पर आइए। स्वर के बदले हुए रूप को हम मात्रा कहते हैं। मात्रा क्या है? तो उसी स्वर वर्ण जो हम लिखते हैं वो एक विशेष चिन्ह में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। और मात्रा का क्या काम है? तो मात्रा को हम जो है व्यंजन वर्ण पर लगाकर अपना शब्द बनाते हैं। अब है शब्द विचार। वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। शब्द जो हम बनाते हैं, अगर उसमें अर्थ प्रकट ना हो तो वो निरर्थक हो जाता है। इसीलिए शब्द जो है वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं।
और जिसमें कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है तो उसको हम निरर्थक करते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं होता है, हम नहीं पढ़ते हैं। और यहाँ वाक्य विचार, शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। फिर से शब्द विचार में आप क्या पढ़े हैं? वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। और वाक्य विचार में आता है शब्दों के सार्थक समूह को या शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कई प्रकार हैं। अब आप आइए शब्द के प्रकार में आप पढ़ते हैं, विलोम शब्द पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ते हैं और समूहवाची शब्द भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ है विलोम शब्द। ये तो जानते ही हैं, विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी पढ़ते हैं कि हम कई शब्दों को बोलते हैं ना, लेकिन उतने शब्दों को ना बोलकर हम एक शब्द में भी बोल सकते हैं। समूहवाची शब्द है, समूहवाची शब्द है जो शब्दों का समूह होता है, जैसे फूलों का गुलदस्ता, भेड़ों का झुंड, अंगूर का गुच्छा, ये है। अब है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें अब इसका ये देखिए उदाहरण देखिए, जिसमें दया की भावना हो ना, तो वो दयालु। जिसमें ईमानदारी हो, ईमानदार, ऐसे हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, संज्ञा पर आते हैं। संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के ऐसे तो 5 भेद हैं, लेकिन हम ये जो है मुख्य इसका जो है 3 रूप लेकर ही चलते हैं ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक या खास भी कह सकते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब है स्थान तो बहुत है लेकिन हम पटना कहते हैं, अब पटना हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। बच्चे लड़के तो बहुत हैं लेकिन उसमें अगर हम मोहन कहते हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक संज्ञा, जिससे जाति भर का बोध हो या संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे लड़का में सारे लड़के आ जाते हैं, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा, ये जो है गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराता है। ये जो है भाववाचक संज्ञा गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।